नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे बयानबाजी का घमासान तेज हो गया है। अब विवादित बयान भी आने लगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। क्या 24 की लड़ाई में विवादित बयानों से ही बात बनेगी? आज इसी पर होगी मध्य प्रदेश की महाडिबेट। वो जबरदस्ती के नेता हैं, उनको मूल रूप से पिंड उनका राजनीति लायक नहीं है। एक दिल्ली का पगला केजरीवाल, एक 55 साल का बुड्ढा राहुल। एक तो रामेश्वर शर्मा के इन वक्तव्यों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। 400 लोग उनके चुनाव नहीं लड़ रहे, 400 पार कैसे हो जाएंगे? जिसकी गारंटी फेल हो गई है, छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। क्या आप बोल रहे हैं उनको खुद को पता नहीं है। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये समझिए कि आम आदमी को हिंसा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्नीस अप्रैल को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। अब बस कुछ दिन और हैं जब पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में प्रचार प्रसार को धार देने के लिए विवादित बयानों का सहारा लिया जा रहा है। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही तरफ से बिगड़े बोल का एक खेल जारी है। कभी प्रधानमंत्री पर विवादित बयान तो कभी राहुल गांधी पर हमला। क्या लोकसभा चुनाव में विवादित बयानों के लिए राजनीतिक दल जीत की दहलीज तक पहुंचेंगे? क्योंकि जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उनसे तो ऐसा ही नजर आता है। चुनाव की लड़ाई में व्यक्तिगत टीका टिप्पणी क्यों? क्या सियासी माहौल खराब किया जा रहा है? मुद्दों की राजनीति चुनाव से गायब होती क्यों दिख रही है? जनता के मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है, यूं नजर आ रहा है। बस किसी भी तरह चुनाव जीत जाए ये मकसद है, चाहे उसके लिए फिर बोल कितने ही बिगड़ क्यों ना जाए। उधर लगातार आ रहे विवादित बयानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। ऐसी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी पर क्या प्रतिक्रिया दें, आप बताइए। अब वो तो कह रहे हैं लाहौर में झंडा फहराएंगे। अब ऐसी बातें कर रहे हैं। अब ऐसी बातों का कोई बच्चों का चुनाव हो रहा है, कोई अंडर 18 का चुनाव हो रहा है देश में। मैच्योर लोगों का इलेक्शन हो रहा है क्या? लेकिन एक कांग्रेस जो है अपने शीर्ष नेताओं से प्रेरणा लेती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला से प्रेरणा लेती है, जो महिलाओं को भोक्तावादी भोग विलास की वस्तु बताते हैं, जिसपे चुनाव आयोग ने नोटिस दिया हुआ है। सुप्रिया श्रीनेत बरा पूरी भारत की महिलाओं की मंडी में, महिलाओं की अस्मिता का रेट मंडी में लगवाना वाली नेता हैं। तो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेतागण भी यही काम कर रहे हैं। बड़ा आपत्तिजनक है। खैर, चुनाव है तो बयानबाजी तो होगी ही, भले ही विवादित हो। सियासी माहौल में बिगड़े बोल से नेताजी काम निकालने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। चुनाव में जनता ही सर्वोपरि है। अब जनता क्या फैसला करेगी वो चुनाव के नतीजे बताएंगे। वक्त हो गया है महाडिबेट के सवालों पर नजर डाल लेने का। बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। पहला सवाल है, चुनाव में विवादित बयानों का आखिरकार क्या काम है? नारे हैं, दावे हैं, वादे हैं, विवादित बोल क्यों? अगला सवाल है, जनता के मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं नेताजी क्यों भटक रहे हैं? ये अगला सवाल रहेगा। तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा, क्या बिगड़े बोल से ही बात बनेगी? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी आज की हमारी महाडिबेट। और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। कौन कौन मेहमान हैं? मिलन भार्गव हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता है रोशनी यादव हैं। दिनेश गुप्ता है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और बतौर राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा आपको टीवी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। रोशनी यादव जी, पहला सवाल आपसे ही रहेगा। क्यों चुनाव के समय जब नारे, दावे, वादों का शोर होता है तो आरोप प्रत्यारोप की गूंज में भी विवादित बोल मुखर हो जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? आवाज नहीं आ रही। रोशनी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी अब आ रही है, बोलें जी। रोशनी जी, क्या बिगड़े बोल से ही बात बनेगी?
देखिए, मुझे लगता है चुनावी जब दौर चलता है तो शिष्टाचार सभी को मेंटेन करना चाहिए। पर जिस प्रकार से आज जो बयानबाजी, जहां बीजेपी अपने संस्कारों पे बात करती है, जहां वो हर तरीके से जो बात करते हैं, लेकिन आज बीजेपी किस तरीके से अपने बोलों को बिगाड़ने का काम कर रही है, किस सभ्यता का जो है प्रचार प्रसार कर रही है, और ये खुद को कहते हैं सनातनी। तो हमारे सनातन धर्म में तो हमेशा ही संस्कारों से परिपूर्ण होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस संस्कार को रचने का काम कर रही है, और इस प्रदेश को जो एक चुनावी मुद्दे में जिस तरीके से ये बहुत ही मुझे नहीं कहना चाहिए कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करने का काम करती है, तो उसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं और अन्य नेता हैं, आज एक इन्होंने कई विवादित बयान इस तरीके से दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये कहीं भी उचित नहीं है, क्योंकि हम एक शिष्टाचार में रह के भी अपने बयानों और विकास के मुद्दों को जनता के बीच में रख सकते हैं। जी, एक तरफा बयान सुनती हैं क्या? सॉरी, मैं आप फिर से रिपीट करेंगे? हाँ, मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक तरफा ही नेताओं के बयान सुनती हैं या सिर्फ बीजेपी नेताओं के ही बयान सुनती हैं क्या? देखिए, दोनों तरफ बिल्कुल हम बयानों को सुनते हैं, और आज कहीं ना कहीं जिन भी नेताओं के, मैंने कहा कि शिष्टाचार को हम रखकर भी अपनी बात को जनता तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी विकास के मुद्दों को छोड़ करके एक पोस्टर का मुद्दा लेके आ जाती है, उन्होंने कहा राहुल जी महुआ खा रहे हैं, उसका मुद्दा लेके आ जाते हैं, तो ये क्या दिखाना चाहते हैं देश की जनता को, ये सवाल खड़ा होता है। मिलन भार्गव जी, अक्सर ये कहा जाता है कि जो कमजोर होता है, जो हार रहा होता है किसी लड़ाई में, तो बौखलाहट उसी के शब्दों में दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है। बीजेपी तो लगातार कह रही है कि हम तो आत्मविश्वास से लबरेज हैं, भरे हुए हैं कि हम तो प्रचंड जीत हासिल कर रहे हैं। फिर बीजेपी के नेताओं को क्या आवश्यकता है बिगड़े बोल बोलने की या फिर अपने बयानों से विवाद खड़ा करने की? देखिए अपर्णा जी, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट पे आज चर्चा हो रही है। देखिए, राजनीति में मर्यादाएं होनी चाहिए, सीमाएं होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए पिछले एक दशक में जिस प्रकार से विपक्ष ने सारी सीमाओं को लांघकर देश के एक प्रधान सेवक को जनता से चुना हुआ है, गरीबी से आकर एक देश का नेतृत्व सशक्त रूप से कर रहा है, तो उसको किस प्रकार से नीच कह के, उनके परिवार पे टिप्पणी करके, उनको चोर कह के आपने अपनी राजनीतिक मंशा को तो पूरा कर लिया, लेकिन जनता में स्वीकार्यता नहीं बना पाए। आपकी घृणा, आपकी जो मंशा थी, वो आपने अपने शब्दों में बयां कर इस देश विरोध में देश के प्रधान सेवक के खिलाफ बोलकर आपने बार बार जाहिर किया, लेकिन जनता ने भी बार बार इसका प्रतिशोध लेकर जवाब दिया है। आज कांग्रेस पार्टी, चूंकि रोशनी जी बैठी हैं, रोशनी जी को अभी जुम्मा हुआ है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए, पहले हमारे दल में ही राजनीति करती थी और अच्छी नेत्री है, मैं मानता हूं सक्रिय रूप से, लेकिन उनकी मंशा, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, तो आज कांग्रेस पार्टी की जाकर जिस प्रकार से राजनीति कर रही है और अपने नेताओं के बयानों को भूल गई, जिसमें महिलाओं का अपमान किया जाता है। देखिए, आज शक्ति की उपासना के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, उसमें दोनों शक्ति के रूप में आप दोनों महिलाएं बैठी, मैं आप दोनों महिलाओं को प्रणाम करता हूं। ये देश संस्कृति और सनातन की बात कर रही है, सनातन में ही जो महिलाओं को शक्ति के रूप में पूजने की परंपरा रही है, उसी परंपरा को तोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने बार बार महिलाओं का अपमान किया। महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन आपके नेताओं ने कहा, आपके नेताओं ने महिलाओं को टंचवाल और आइटम कहा, तो कहां से स्वीकार योग्य है? और महिलाओं की राजनीति किस प्रकार से आपको शोभा नहीं देती, जब एक राष्ट्रपति पद पर एक महिला रामेश्वर शर्मा को सुना आपने, पार्टी विरोध करती है और क्या क्या बोलती है और क्या क्या बयान देती है। और कंगना रनौत जो एक महिला चुनाव लड़ रही है, उसके प्रति आपकी ही राष्ट्रीय प्रवक्ता ने क्या बयान दिया, ये शर्मिंदगी वाला है, उसमें माफी मांगनी चाहिए। तो बार बार सीमाएं लांघकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी घृणित मानसिकता। दिनेश गुप्ता जी, सीमाएं लांघ रहा है हर कोई, मर्यादाएं लांघ रहा है हर कोई, लेकिन सिर्फ लाछन दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, या यूं कहे कि सुनते सिर्फ हम शायद दूसरों को ही हैं, अपने गिरेबान में झांकना भूल जाते हैं। नहीं, ये जो है अभी से कोई ऐसा नहीं है कि इसी चुनाव में हो रहा है पढ़ना, ये हर चुनाव में होता है। 24 के चुनाव में जो हम देख रहे हैं वो 2014 के चुनाव में भी हमने सुना था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया, सोनिया गांधी को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया था।
देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो मानसिकता पर निर्भर करता है नेता की, कि वो किस मानसिकता का है और किस तरह से अपने वोटर को वो देखता है। और क्योंकि देखिए, आप विपक्ष यदि कोई आरोप लगा रहा है, आरोप के जवाब में आप क्या करेंगे? एक नया आरोप आप लगाएंगे, इससे तो कोई जनता का कुछ होना नहीं है। आप जो चुनाव है उसमें एक पक्ष कहता है कि हमने कोई डेवलपमेंट किया, हमारा एजेंडा है, दूसरा पक्ष उसकी बताता है कि क्या मुद्दे उसके जनता के हैं, लेकिन इस पर बात नहीं होती। डिबेट इस पर हो रही है कि किसने क्या बोला। आज क्या गैस प्राइस पर हम बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हम महंगाई पे कोई बात कर रहे हैं? इस वक्त नहीं कर रहे, क्योंकि आप देखिए ये आज से नहीं है। आप 1977 में जब चुनाव हुआ था ना, इससे खराब भाषा का इस्तेमाल जो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ उस वक्त के तत्कालीन विपक्ष के नेताओं ने किया था। इंदिरा गांधी के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया था। तो जो जैसा होता है उस तरह की बात करता है। और दूसरा एक जो अपर्णा हो रही है कि हम कई बार पूरी चीज नहीं सुनते, किस संदर्भ में क्या बात कही है। हम लोकल लैंग्वेज की कहावत को नहीं समझते कि कहावत किस संदर्भ में कह रहे हैं, क्या कहा है। आप उसको यदि अपने तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे और उसको कहने लगेंगे ये आपत्तिजनक टिप्पणी है, उसको आप बताएंगे कि जो है ये हमारे खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, तो मुझे लगता है फिर लोकल जो लोग हैं वो भी सोचते हैं कि आप देखिए, आपको लोकल पता ही नहीं है कि कहाँ किस चीज को कहा जा रहा है। इसलिए जो पूरे भाषण है उसका जो आगे पीछे कहा जाता है वो भी मुझे लगता है उसको ठीक से समझेंगे तो पता लगेगा कि आपत्तिजनक शब्द क्या है और क्या बात कही गई है। कई बार ऐसी चीजें होती है जो आपत्तिजनक होती ही नहीं है, लेकिन कहते रहते हैं आप कि आपत्तिजनक है। मुझे लगता है कि मुद्दों की बात सरकार को करना चाहिए। नहीं रहे आप दिनेश जी, चरणदास महंत ने भी कहा कि भाई मैंने लोकल लैंग्वेज बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ जी, बिल्कुल मैं दे रहा हूँ। लोकल लैंग्वेज होती है, लोकल अपने वोटर को किसको वो एड्रेस कर रहे हैं, अपने लोकल वोटर को एड्रेस कर रहे हैं, जो उस भाषा को समझता है, उसका अर्थ समझता है। वो पंजाब के वोटर के लिए नहीं कह रहे हैं, वो साउथ के वोटर के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपना जो वोटर है जो उस भाषा को समझता है, जो वहां की जो है उसका अर्थ समझता है मुहावरे का। बिल्कुल, और जो वहां के ह्यूमर से भी कनेक्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी ने ह्यूमरस अंदाज में भी कुछ कहा है तो वो वहां से कनेक्ट करने का तरीका भी हो सकता है। डॉक्टर शर्मा, यहां पर एक और चीज समझना चाहेंगे, लेकिन बीजेपी की ये एक्सपर्टीज कह लीजिए, उसकी स्ट्रैटेजी कह लीजिए कि वो अक्सर जो प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह के बयान आते हैं, विवादित बयान, उनको वो बहुत ही अपने पक्ष में भुना लेने में आगे निकल जाती है। खुद प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में एक इलेक्शन रैली को कैंपेनिंग के दौरान कहा भी कि मुझे लगातार गाली देता रहता है विपक्ष। आज 116वीं या 112वीं, उन्होंने इस तरह के नंबर का भी हवाला दिया था। बिल्कुल अपर्णा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पॉलिटिकल आउटफिट है जो विपक्ष की किसी भी छोटी सी छोटी कमी पर भी अपना फायदा उठा लेता है। आपको एक चीज याद दिलाऊं, लालू यादव ने अभी नरेंद्र मोदी को परिवार के बारे में कमेंट किया, अटैक किया। आप देखिए, वो एक कैंपेन बन गया भारतीय जनता पार्टी का। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। देखिए, आफ्टर द इंडिपेंडेंस बहुत सारे इलेक्शंस हुए, पब्लिकली या इलेक्शन के दौरान अपोनेंट पार्टीज के लीडर के द्वारा व्यक्तिगत अटैक्स कम होते थे, लेकिन लास्ट 3 और 4 डिकेड से हम देख रहे हैं कि राजनीति में जो भाषा की तुच्छता है उस पर कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। वो एक पार्टी नहीं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या दूसरे पॉलिटिकल आउटफिट्स हो, उन सभी में देखने को ये मिल रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए या फेयर डेमोक्रेसी के लिए ये घातक होता है, और कहीं ना कहीं इससे उस पॉलिटिकल लीडर की अपनी भी इमेज डिक्लाइन होती है। ये नहीं समझे कि मैं पब्लिक की बहुत वाहवाही लूट रहा हूं। ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में अगर बयान नहीं आएंगे, लेकिन बयान में कभी आपने देखा होगा पन्ना जी कि वोट शिफ्ट बहुत कम होते हैं। वोट शिफ्ट उन मुद्दों पर होते हैं या तो डेमोग्राफिक कोई सिचुएशन के लिए कोई बयान दिया गया हो, जैसे मणिशंकर अय्यर का बयान कहीं ना कहीं एक चुनाव में कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया था। वो किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी। तो ये व्यक्तिगत टिप्पणियां से कभी किसी पॉलिटिकल आउटफिट को फायदा मैंने तो अपने पूरे जीवन में नहीं होते देखा है, ना पढ़ा है, ना सुना है। हाँ, जरूर है एक एनवायरनमेंट बनाने का प्रयास या वो लीडर स्वयं अपने जी ठीक है,
एक वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है रोशनी जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हमारे ये बात निकल कर भी आ रही है कि देखिए मुद्दे बहुत है, विपक्ष खुद दावा करता है इस बात का कि बीजेपी सरकार की नाकामियां गिनवाने के लिए उसके पास मुद्दे बहुत है, लेकिन कहीं आपको लगता है कि इस तरह के जब बयानों की बात होने लगती है तो इस चर्चा में वो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं? देखिए, बीजेपी का आज जो रंग ढंग हो गया है वो केवल मुद्दों से भटका दिया जाए, क्योंकि उनकी जो नाकामी है आज प्रदेश में महंगाई को लेके, बेरोजगारी का जो मोदी जी गारंटी देते थे 2014 में आए कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का मैं वादा करता हूं, तो आज वो ना तो रोजगार के मुद्दे पे बात करते हैं। और अभी मेरे भाई मुझे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे, क्योंकि हम भी उस संस्कृति से आते हैं, तो मुझे लगता है ये नवरात्र का बहुत पवित्र दिन चल रहे हैं, तो कम से कम इनके नेताओं को, जो बीजेपी जिस चरित्र को चरितार्थ करती है, तो कम से कम उन्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमें तो ये संस्कार का पाठ पढ़ाते रहते हैं। और ये इस समय में, इस शुभ दिन में, चूंकि हम अपने संस्कारों में ये बात कहते भी हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो कम से कम ये इनको बताना चाहिए कि जहाँ शक्ति रूप की, हम देवी के रूप में जिनको पूजते हैं, आपके एक ब्रजभूषण सांसद जी जहां हमारे देश का जो बेटियां गौरव होती हैं उनके ऊपर यौन उत्पीड़न जैसी जो है उनको परेशान करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इनको शर्म तब नहीं आती, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं बोलता कि मणिपुर में जो बेटियां और महिलाएं नग्न होकर के न्याय की भीख मांगती रहती हैं रोड पर, और एक फौजी जो हमारे देश की शहादत पे बॉर्डर पे खड़ा होकर के जो इस देश की सुरक्षा करता है, एक फौजी की बीवी जो है जिसको दौड़ाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते, तब ये मौन रहते हैं और ये महिलाओं की राजनीति करने चलते हैं। तो इनको शर्म करना चाहिए। और आज जिस तरीके से ये देश प्रदेश महंगाई की किल्लत से जूझ रहा है, मैं इनसे सवाल करती हूं और ये बताएं कि कांग्रेस को 70 साल लग गए जो है पेट्रोल डीजल के दाम 70 रुपए से 70 रुपए तक हम पहुंचे 70 सालों में, और आज बीजेपी ने महंगाई डीजल पेट्रोल का दाम 110 120 पहुंचा दिया। जहां दूध कांग्रेस की सरकार में 30-35 रुपए में मिला करता था, आज उसका दाम 60-65 पहुंचा दिया। और इलेक्ट्रॉनिक तो आपने देखा ही होगा कि स्कूटी हमें 50-55 रुपए में मिल रही है, आज 65,000 जो है 90-95,000 1 लाख तक पहुंच गया। तो ये जो महंगाई ये बढ़ा रहे हैं, ये इस पे बात नहीं करते। इन्होंने किसानों से वादा किया कि भाई मैं जो है गेहूं 27 रुपए समर्थन मूल्य पे लूंगा। किसानों पर वादे का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, और महंगाई तो गिनवा ही दी है यहाँ पर रोशनी जी ने। अपर्णा जी, बड़ी ही दिलचस्पी के साथ विपक्ष जिस प्रकार से टीवी डिबेट्स में मुद्दों की बात करता है, लेकिन विपक्ष आप देखिए ना सदन में मुद्दों पे बात करता है, ना राजनीति विपक्ष मुद्दों पे आधारित करता है। हमने कब कहा था कि आपके नेता, आपकी पार्टी सनातन को एड्स कह दे, हिंदू को आतंकी कह दे, भगवा को बलात्कारी कहते? आप ही तो मुद्दों से भटकते हैं। आपको आखिर हिंदुओं को गाली देने पर क्या फायदा होता है? आपको आखिर प्रधानमंत्री को गाली देने पर क्या फायदा होता है? आप बताइए ना। आपकी ही घृणित मानसिकता है। आप ही देश की जनता को संविधान के जो 140 करोड़ में आपको क्या मिलता है? आप करोड़ों नहीं, आप सुनिए ना, सुनिए, ध्यान रखिए, आपके वैचारिक वैसे भी स्थिरता नहीं है। आप 6 महीने तो अभी जुम्मे कांग्रेस पार्टी में आई है, कितने दिन रहेंगी? ये चुनौती है आपके लिए। तो पहले तो आप अपने वैचारिक स्थिरता लाइए और सनातन को गाली देने वालों के साथ खड़े होकर सनातन पर टीका टिप्पणी परिभाषा मत कीजिए और प्रवचन मत सुनाइए सनातन पर। सनातन को लेकर आके ज्वाइन कर रहे हैं, आप उस पर चर्चा करिए। अभी हमारी एक जबरदस्ती हमारी जो है नगर पालिका की अध्यक्ष को आपने ज्वाइन कराया, वो बेचारी भूल करके फिर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। तो आप इन भूलों को स्वीकारिए कि अगर आप 400 पार होने वाले हैं तो आपको किस बात का डर है? आप जो है ये ईडी सीबीआई के छापे का डर और भय दिखा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्यों ज्वाइन करवा रहे हैं? आपको जरूरत क्या है? आपको ठीक है, आज इतना ही समय था मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आप सभी जुड़े और इन सवालों पर चर्चा हमने की। बहुत धन्यवाद आप सभी का ही। और मध्य प्रदेश की महाडिबेट में फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन देखिए आप लगातार जुड़े रहिए क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि आप में से कौन बना है विनर।